ओके, तो ये क्या होगा, 1 फैराडे गिव्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे IT/F से आया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट मास, तो मास मालूम है तो इक्विवेलेंट मास से इस तरह से आ जाएगा, राइट। मतलब कोई क्वेश्चन नॉर्मल दे दे कि जैसे मोल्टन AlCl3 5 एम्पियर करंट 3 hours टाइम, सो मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, करंट एफिशिएंसी इक्वल टू 90%, वी वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP प्रोड्यूस कितना होगा। ओके, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, नहीं सबका आंसर आना चाहिए करो। अच्छा आंसर किया तुम लोगों ने, मास 4.53 ग्राम, विपुल का आंसर है। ओके, 4.53। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, 27/3, वॉल्यूम 17.8 आया। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 27/3 होता है, I 5 एम्पियर, टाइम 3 × 60 × 60 सेकंड में लेना होगा, क्योंकि एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड, बाई 96500 इंटू एफिशिएंसी 90/100। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन 3 बताया था मैंने, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना कितना था वो, 35.5 ग्राम इक्विवेलेंट मास है, तो उसका STP पे वॉल्यूम क्या होगा, 35.5 ग्राम क्लोरीन दिया जाए तो हाफ मोल हो गया, मतलब हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 11.2 लीटर, 11.2 इंटू रेस्ट पार्ट यही रहेगा 53 3600। और मास ऑफ क्लोरीन पूछा जाए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन क्या होता है, 35.5 ना। ये होगा 28.2। प्रोसेस देखो, प्रोसेस यही किया है ना। ओके, क्लियर है सबको।
ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, सबका यस है, ओके। तो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस देखना था कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, राइट? ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो मोल्टेन स्टेट में केवल वही रहेगा, मोल्टेन रहेगा तो जो गिवन है वही रहेगा। तो मोल्टेन जैसे कि Na2SO4 है, क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस पर, बताओ? मोल्टेन Na2SO4। सोडियम तो रिड्यूस होगा, Na+ को इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या होगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। और सल्फेट का क्या होगा ये बताओ? SO4 2- यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन याद होगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। SO3 नहीं जाएगा, नहीं। 4s3, 4s3 का क्या मतलब है? नहीं, SO4 2- से इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन था, S2O8 2-। तो मोल्टेन सॉल्ट्स का क्या होगा वो क्लियर हो जाए तब कर सकते हैं। तो मान लो कि NaCl दिया पहला, NaCl, तो यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, कहाँ पे? सोडियम कैटायन है, कैथोड पे जाता है, या एनायन पे ऑक्सीडेशन होता है, या एनोड पे रहेगा। दूसरा Al2O3 क्या होगा? एल्यूमिनियम रिड्यूस होगा ना, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बाहर देगा तो O2 बाहर जाएगा, ये होगा ना। एट कैथोड कैटायन चला गया, एट एनोड एनायन चला गया। थर्ड, मोल्टेन K2SO4, ये सभी मोल्टेन ही है। तो K+ को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम। और यहाँ क्या है? सल्फेट।
O माइनस O माइनस, इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो कैसा हो जाएगा, SO, O रेडिकल हो गया और ये O माइनस आ गया। अब ये डाइमराइज होगा, डाइमराइज हो कैसा होगा, फिर बीच में तो ऑक्सीजन गैप हो गया, ये दो ऑक्सीजन आएंगे बीच में, इसका डाइमर कर दो, ठीक से दिखा देते हैं। H2O8 2 माइनस, ये क्लियर हुआ। इसका नेम क्या होगा, दो बीच में पेरोक्सी लिंकेज है ना, तो ये पर ऑक्सो, पेरोक्साइड तो है और दो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उससे आयन है था डाई सल्फेट आयन। इसका एसिड लोगे तो क्या हो जाता, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज नोन एज मार्शल्स एसिड। इसको H प्लस दे दो तो मार्शल्स एसिड बन गया, H2H2O8। उसका नेम क्या होता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से क्या हो गया, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। नेम कैसे दिया, क्लियर है ना, यह पर ऑक्सो और दोनों साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक से सल्फेट आ गया। तो इससे तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो H2O2 बन जाता है। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 था ये। सोडियम थायोसल्फेट ले लें, ये सोडियम आएगा और इसका भी डाइमर बना दोगे, यही होगा ना। हाँ तो किसमें चल जाएगा, S4O6 2 माइनस, जैसे वो चला गया। तो इसका नेम क्या था, टेट्राथायोनेट ना, टेट्राथायोनेट। अच्छा नेम पूरे का नहीं मालूम है तुम लोग को, इसका नेम जो होगा ना ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में करोगे। इसका इसका कहीं और नेम आया होगा, पढ़ा होगा तो ठीक है। हाँ ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा, पर डाइसल्फेट आयन H2O2 के प्रोडक्शन में। ये शायद नेम नहीं मालूम है, तो सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम थायोसल्फेट से। तो मोल्टेन लिया तो और कोई चांस नहीं है, जो भी होगा उसी का रिडक्शन करना, इसे नोट कर लो। तो ये तो क्लियर हो जा रहा है कि क्या करना है। नहीं इसे नोट कर लो, मोल्टेन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मोल्टेन मैंने दो चार एग्जांपल करा दिए, वो नोट कर लो। डायमर बन जाने का कारण, एक मिनट क्या बोला था, डायमर बन जाने का क्या कारण है, डायमर क्यों बनेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, जब उसको तुम एनोड पे भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से रिलीज होगा ही होगा, वो तो वोल्टेज लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेगा ही बनेगा। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया तो कोई वोलेटाइल कंपोनेंट रहता तो बाहर हो जाता है, जैसे फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस से याद है ना, CH3CO माइनस, तो CH3CO रेडिकल बन जाता था वो, वहां भी वही होता था ना, जैसे CH3CO माइनस, और फोर्सफुल लोगे तो ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन तो हटेगा ही हटेगा। किसमें कन्वर्ट हुआ था, CH3CO रेडिकल ना, और ये तुम्हारा क्या हो सकता था, CH3 रेडिकल बन गया और डाइमर बन गया। CH3 रेडिकल बन गया तो इसका रेडिकल कैसे स्टेबल हो सकता है, डाइमराइज होकर C2H6 बन गया था, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर गया, यहाँ से कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है नहीं जो बाहर जा सके, तो क्या होगा, ये डाइमर बन जाएगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट डाइमर हो जाएगा ताकि स्टेबल हो जाए। वो पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाना ही था।
ओके क्लियर। नेक्स्ट पे करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी है। अब उसका भी रोल आएगा, फिर वाटर का भी रोल होगा। क्या क्या रोल होगा एक्वस सॉल्यूशन? एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? NaOH, HCl, H2SO4, KCl, NaCl, CuSO4, ये सब का एक्वस कंडीशन ले लो, तब क्या होगा? और एक्वस मतलब क्या हो गया? वाटर एज अ सॉल्वेंट है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? पहले तो ऐसा समझ लो, याद रहे, H+OH-। इलेक्ट्रॉन दोगे तो कौन सा कैप्चर करेगा? हाइड्रो H+, तो H2 गैस बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन सा कर सकता है? तो कैथोड पे यदि H2 हो जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि दिया जाए तो केवल H+ ले सकता है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन पास तो है नहीं। हाइड्रोजन पास क्या होता है? ये +1 और ये -2, तो ये ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, जैसे O2 गैस बाहर जाना ही था। तो कैथोड पे ये और एनोड पे O2 बाहर जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करे तो OH- आना है, तो होगा क्या? 2H2O। O2 के लिए क्या होना चाहिए? दो ऑक्सीजन लिया गया, अब तो O2 गैस बाहर आ जाएगा। हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो सकता, वो +1 वाला था, एज इट इज रहेगा। 4H+। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका EOP दिया हुआ है कितना? -1.23 वोल्ट, यही है ना? ओके। और दूसरा है, मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 4OH- है, इट गिव्स आउट 2H2O+O2। ये कहां से आएगा 4OH-? मान लो NaOH ही दे दिया, तो NaOH में वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तब तो OH- का नेगेटिव चार्ज वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका E0OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो 0.4 वोल्ट दिया हुआ, -0.4 वोल्ट। तो इससे H2O का KW बताना होता है कि H2O का KW क्या होगा। ये दो डेटा अपने पास। तो पहले वाले से डेल्टा G1 निकाल लो, और डेल्टा G2 नॉट के लिए क्या होगा? वाटर को ब्रेक कर दें, H2O को गिव्स आउट H+ और OH-। तो 4 ले लो ताकि 4OH- कैंसिल हो जाए। अभी दोनों का ऐड कर दो, क्या बचेगा? 4OH- कैंसिल हो गया, डेल्टा G3 नॉट आएगा। इससे क्या बच जाएगा? डेल्टा G3 से 2H2O गिव्स आउट 4H+ प्लस O2 गैस +4 इलेक्ट्रॉन, यही है ना? हाँ, ये गिवन है डेल्टा G3 नॉट। तो डेल्टा G1 मालूम है, डेल्टा G2 नॉट कितना होगा? ये तो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है ना, 4H+ और OH-। इसका डेल्टा G2 नॉट -RT ln K, -RT ln KW। ये एक फॉर्मूला था डेल्टा जी का। डेल्टा G1 नॉट है, डेल्टा G2 नॉट हो गया, तो डेल्टा G3 आ जाएगा ना, डेल्टा G3 नॉट, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। कोई एक पूछ सकता है तुम्हें, ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लो कि डेल्टा G3 नॉट ही निकालना था, तब क्या होगा? -4
इंटू एफ माइनस एन एफ ई ना, ई नॉट जो चाहिए हम लोग को H2SO2 वाला विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट, कितना हो गया माइनस, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन ही है 4f, ई नॉट कितना हो गया इस पर OH माइनस CO2 और माइनस RTLN KW। तो वैल्यू पुट कर दो तो ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, ऐसे वैल्यू पुट करने पे ई नॉट H2SO2 इक्वल टू माइनस 1.23 वोल्ट। मतलब कि ये हो सकता है कि थर्ड वाला पूछ दे कि इसका क्या होगा, तो -123 वोल्ट आ जाएगा ना। प्रोसेस ये था, प्रोसेस तो याद होगा किस तरह से करते हैं, तो नोट्स में गिवन है तुम्हें। तो दोनों में डिफरेंस O2 निकालने में, एक बार OH माइनस O2 किया तो इसका ई नॉट OP अलग होगा। ये कब होगा जब बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस O2 जाएगा। न्यूट्रल आता क्या होगा H2O से, ये रिएक्शन H2O से O2 बनाना है, तो लिखना कैसे रिएक्शन बार बार लिखना होगा, लिख लेना। ऊपर वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा कि ये कैसे लिखा। H2O से O2 बनाना है तो 2 मोल H2O ले लो, तो एक O2 आ गया, हाइड्रोजन आइडेंटिटी रहेगा 4H प्लस हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यही है ना। देख लो विदाउट सिमिलरली रिडक्शन ऑफ वाटर देखो, वो भी नोट्स में गिवन है। यहीं पे वाटर ही रिड्यूस हुआ तब क्या होगा, तो 2H2O गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन, क्या एक्सपेक्टेड होगा H2O को ब्रेक करो H प्लस OH माइनस में, तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके H2 गैस बाहर, तो 2H प्लस तो H2 बन गया, बट 2H माइनस तो एज इट इज पड़ा हुआ है ना। हाँ तो जब इसका होगा तो ई नॉट आरपी इसका कितना आता है -0.8274 वोल्ट, जिसको बुक में -0.83 वोल्ट दिया रहेगा। इसको डिराइव करना होगा तो डेल्टा G1 नॉट ले लो, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 गैस, यही होगा। और ये स्टैंडर्ड है तो इसका ई नॉट कितना होता है 0, इसका ई नॉट 0 था ना, H प्लस से H2 गैस लेना है, तो ई नॉट ही 0 है तो माइनस NF नॉट भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा G1 नॉट कितना हो गया 0 ना। ये कब आएगा, मान लो कि एसिड है HCl वगैरह, उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया तो H प्लस डायरेक्ट लेगा, बट एसिड नहीं रहे तो वाटर होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, तो 2H2O गिव्स आउट 2H प्लस प्लस 2H माइनस, ये वाटर का है, KW लिखा हम लोग ने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या आ जाएगा डेल्टा G2 नॉट आएगा, वो कितना होगा माइनस RTLN KW, और दोनों ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 गैस प्लस 2OH माइनस। अब इसका डेल्टा G3 नॉट है, तो डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, किधर जाएगा 0 की ओर जाएगा, ये हो गया -2F ई नॉट आरपी इक्वल टू 0 माइनस RTLN, अरे हाँ ये तो
2 होगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। ये के डब्ल्यू नहीं, इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, के इक्विलिब्रियम माइनस आर टी के इक्विलिब्रियम, तो ये कितना होगा के डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे के डब्ल्यू स्क्वायर आ गया, पीछे वाले क्वेश्चन में भी एक मिस हो गया है, के डब्ल्यू रेस टू 4 होगा वो, बैक पे जाओगे तो। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा आर टी एल एन के डब्ल्यू रेस टू 4। क्यों, इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा के डब्ल्यू रेस टू 4 होगा इसके लिए। वो क्या था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो पावर रेज हो जाता है। लोकेश S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, करेंगे उस सब एस में करेंगे, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड वैसे बताया हुआ है मैंने वो सब। कहाँ पे बताया था तुम लोग को, रेडॉक्स रिएक्शन बताया था कि Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5N0, वहां पे स्ट्रक्चर मैंने बताया था। हाँ, तो यहाँ पे ये कर लेंगे, तो इसका E0 RP आ जाएगा -0.83 वोल्ट। या E0 RP किसका, ये H2O से O2 बनने का, H2O से H2, सॉरी रिडक्शन है ना, तो H2O से H2, H2O से H2 गैस बनने का। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। और जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना आ रहा है, तो उस सीरीज में कहां पर आएगा। मैंने एक सीरीज बताया था, लेक के 12 सरदार का नाम, मांगे अली, बस अली जब आ जाएगा तो वहां पे वाटर है। एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया होगा देखो तो, वाटर कहां पर है। लेक के 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीशन, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर। तो वहां पर H2O जो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके H2 गैस और OH माइनस में जाएगा। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल यदि सोडियम रहे और H2O रहे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही रिड्यूस होगा। तुम एक्वस Na2SO4 दे दो तो Na प्लस और वाटर, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वही रिड्यूस होगा। तो ये याद रखना है, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर के बाद वाटर आ जाता है। और जनाबे क्रूर ने फेंकी कोई सीढ़ी नीचे, मतलब जिंक रहे और वाटर है, तो कौन सा रिड्यूस करोगे, वाटर के नीचे जिंक आ रहा है ना, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके चिड़न जाएगा। यही होगा ना, एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, सबके पास है अभी, ओपन करो बुकलेट में देखो, उसको एनालिसिस कर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिखे हुए, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें याद हो जाना चाहिए, जो मैंने बोला था, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर, जनाबे क्रूर ने फेंकी सीढ़ी कोई नीचे, नीचे देखो प्रभात है, और आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, ऐसे ही था ना,
कौन आई है और आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, तो तुम्हें लर्न कर लेना है। मैंगनीज नीचे नहीं है, मैंगनीज ऊपर रहेगा, Mn2+ है। जो पहला सेंटेंस कंप्लीशन था, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर, इसके बाद वाटर आता है, फिर जनाबे क्रूर ने फेंकी कोई वाटर नीचे। हाँ, तो वाटर कहाँ पे आ गया, जिंक के ऊपर आ गया। तो कभी भी दो आयन रहे तो जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसे रिड्यूस करोगे। मान लो सॉल्यूशन में Ag+, Cu2+ और Zn2+ सब है, AgNO3, CuSO4, ZnCl2 वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन सा करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो आरपी ज्यादा किसका, Ag+ का ही तो है। ये तो याद होगा, Zn से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा सिल्वर, तो सिल्वर रिड्यूस होकर Ag में गया। सिल्वर खत्म हो गया तो कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर ओवर हो गया तो जिंक रिड्यूस होगा, वो भी ओवर हो गया तो वाटर रिड्यूस होगा, तब H2 गैस बाहर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि मान लो कि सबका दो दो इक्विवेलेंट है, दो इक्विवेलेंट Zn है, दो इक्विवेलेंट सिल्वर है, 2 इक्विवेलेंट तुम्हारा कॉपर है, और तुमने 10 फैराडे चार्ज पास कर दिया। 10 फैराडे पास कर दिया तो 10 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, तो 2 इक्विवेलेंट सिल्वर का हो जाएगा, फिर 2 इक्विवेलेंट कॉपर भी चला जाएगा, फिर 2 इक्विवेलेंट जिंक भी चला जाएगा, फिर बचा 4 इक्विवेलेंट, तो 4 इक्विवेलेंट वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो पूछता है कि कितना हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। तो 4 मतलब जो रिमेनिंग था 4 इक्विवेलेंट, तो 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जाएगा, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। तो जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पहले सारे आयंस निकल गए, यदि उससे नीचे हैं वाटर के नीचे तो सारे आयंस निकल जाएंगे, उसके बाद वाटर जाता है। बट यदि वाटर से ऊपर वाला हो गया, जैसे मैंगनीज दे दो Mn और वाटर, तो वाटर ही H2 में जाएगा, Mn से Mn2+ Mn बनने की टेंडेंसी बहुत कम है, Mn2+ Mn नहीं बनेगा, तो वाटर ही जाएगा। अब एल्यूमिनियम दे दो या NaCl दे दो, तब क्या होगा, Na+ और वाटर, Na+ की टेंडेंसी ही नहीं है कैप्चर करने की, तो सोडियम एज इट इज बचा रहेगा और वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। और वाटर जब इलेक्ट्रोलाइज होकर रिड्यूस होकर क्या होगा, वाटर में कैप्चर कौन सा किया, H+ वाला पार्ट ना, तो H2 बन गया और OH- एज इट इज छोड़ देना, H2+ OH-, और वही ZnSO4 रहे और एक्वस ZnSO4 रहे तो जिंक वाटर से नीचे है तो जिंक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और वाटर एज इट इज पड़ा रहेगा। क्रोमियम रहे Cr3+ या Fe2+, तो वही रिड्यूस होगा सब। तो ये क्लियर हुआ जो मैं बता रहा हूँ सीरीज से। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये तुम्हें इतना पार्ट लर्न करना पड़ता है। इसको H+ और H2 से नहीं देखोगे, हाइड्रोजन गैस से नहीं देखोगे, क्योंकि H+ H2 नहीं बनना, हम लोग को वाटर का रिडक्शन देखना था। इसमें कई बुक ने कंफ्यूजन कर दिया, उन लोगों ने H+ से H2 का ले लिया, H+ से H2 का कंपेयर करके ले लिया, जैसे ZnSO4 होता है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। दो अलग कंसेप्ट हो गया, समझो। अब कंसेप्ट क्या हो गया कि Zn के साथ 1 मोलर H2SO4 दे दो, तो ये +1 है, ये 0 है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये ZnSO4+H2 देगा। बट उसी ZnSO4 को एक्वस कर दिया जाए और इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, किसका रिडक्शन होगा, Zn2+ से Zn नहीं बनेगा, मतलब Zn2++2 इलेक्ट्रॉन Zn, और एक हो गया H2 वाला पार्ट, H2O जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, H2 गैस, और जो बच गया OH-। तो ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा, क्यों, इसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। उल्टा हो गया, रुक जाओ। हाइयर आरपी Zn वाले का है ना, तो ये रिड्यूस होगा, Zn वाला होगा, ये नहीं होगा।
मतलब ऊपर वाले कंडीशन में H प्लस भी 1 मोलर था और Zn भी था, तो Zn ऑक्सीडाइज हो गया और H2 रिड्यूस हो गया। और Zn2 प्लस वाटर के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, वाटर के रिस्पेक्ट में वही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पे Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन दोगे तो Zn में जाएगा वो। इसका कंफ्यूजन वाटर से आता है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होना चाहिए। हम लोग को लगता है H प्लस H2 एलिमिनेट होना चाहिए, नहीं, बट कंडीशन में यदि H प्लस दिया हुआ है ना, जैसे 1 मोलर H प्लस दिया हुआ है, तब इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो यही जाएगा H2 गैस। इफ H प्लस इज गिवन, H प्लस कहाँ से आएगा, HCl वगैरह से, देन H2 गैस इज रिलीज्ड, देन H प्लस इज रिड्यूस्ड, है ना, नॉट Zn। तब Zn2 प्लस का कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को एक्वस कंडीशन है, H प्लस नहीं दिया हुआ है, तो H प्लस से अब नहीं देखना तुम्हें, देखना किससे था, हाँ, जिंक से देखना पड़ रहा था, ये था ना। ओके, मतलब वो सीरीज में वाटर कहाँ पर है वो देखो, उससे जो नीचे वाला है हाइयर आरपी है तो वो सब रिड्यूस होंगे, और उससे लोअर वाले हैं तो कैप्चर नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल Na2SO4 ले लो, इसमें आरपी किसका ज्यादा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके Na बनेगा कि H2O इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने वाला। नहीं तो Na प्लस का, हाँ, आरपी कम है तो ये नहीं होगा, ये लोअर आरपी है तो ये नहीं होगा, रीजन लोअर आरपी, रिड्यूस होने का टेंडेंसी बहुत कम है तो ये होगा। इवन आईटी लीडर बैच में जितने आए थे उसमें केवल सिद्धेश को ये चीज मालूम थी, सब मतलब 3 बच्चे उसमें 99.5 से ऊपर आए थे, बट एक ही को ये बात मालूम थी, बाकी लोगों को नहीं, वो मिस कर रहे थे, कंफ्यूज थे। अभी क्लियर हुआ ना, वाटर से ऊपर के कंफ्यूजन बुक्स ने क्रिएट कर दिया, अलग अलग बुक पढ़ने पे, बट फॉरेन राइटर्स हमेशा राइट होते हैं, इसलिए आईटी में जाओगे तो केवल फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़नी पड़ती है। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम H2O से H2 और OH माइनस इस तरह से आ गया। क्लियर हुआ? ओके, अब बताओ, सीरीज याद रखने से, हाँ सीरीज याद कर लेना जो मैंने ट्रिक दिया था उससे, तो किसका रिडक्शन होगा बता दोगे। अब मान लो वाटर का रिडक्शन होगा तो सोल्यूशन बेसिक होते जाएगा, देखो OH माइनस फॉर्म हुआ ना, ये होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक, तो बेसिक हो जाएगा और पूछेगा तुमसे पीएच क्या होगा, तो इसका फिर वही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, हम लोगों ने किया था इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन किया था पिछले बार। नंबर ऑफ फैराडेज निकाल दो, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट OH माइनस आ गया, मतलब उतना ही मोल OH माइनस आ जाएगा तो POH आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट करें। नोट्स में दिया हुआ पहला 1 मोलर HCl, तो तुम्हारे पास रिड्यूस होने के लिए H प्लस है, वाटर है, यहाँ Cl माइनस है, ऑक्सीडाइज होने के लिए वाटर है, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, राइट। तो EH प्लस से H2 होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, EH प्लस से H2 0, जबकि EH2O से H2 बन रहा है, तो इसका वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया था, कितना आया था, EH2O से H2 बनेगा तभी किया था ना, कितना आया था, -0.83 वोल्ट, यही था ना, -0.83 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन तो वो कैप्चर करेगा जिसका आरपी ज्यादा है, किसका आरपी ज्यादा है, H प्लस, तो वाटर इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2, ये रिड्यूस होगा, कहाँ पे होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना,
और जब हम ये लिखे कि 2h2 दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके H2 + 2H- होगा, तो ये नहीं होगा, ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, लोअर आरपी है। ये सबका क्लियर हो गया कि एक्वस HCl दे दिया जाए तो रेस में H+ और वाटर दोनों था, मतलब रेस मीन कौन सा करता है, H+। क्यों, इसका हाइयर आरपी है, हाइयर मतलब कितना, 0, और इसका माइनस है, ये हाइयर आरपी है ना। एनोड पे क्या होगा, 2Cl- ऑक्सीडाइज होकर Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा होगा। अब इसका वैल्यू तुम्हें देखना पड़ेगा। E0, हम लोग को तो रिडक्शन दिया रहता है, Cl- से Cl-, देखो 1.36 वोल्ट होगा, बुकलेट ओपन करो तो 1.36 होगा, तो Cl- से Cl2 का वैल्यू कितना होगा, -1.36 वोल्ट। क्यों, E0 Cl2 से Cl- इक्वल टू 1.36 वोल्ट होता है सीरीज में, ओपी उसका अपोजिट होगा, 2H2O गिव्स आउट व्हाट, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें जाएगा, O2 जाएगा ना, तो H+ यहाँ पर रखा रह जाएगा और O2 निकल गया, और 4 इलेक्ट्रॉन। लिखना कैसे है, क्लियर है ना। जब इसका ऑक्सीडेशन करना होगा तो H+ OH- मान लो, इसमें H+ को आईडी छोड़ दो, O2 बना दो। यहाँ पे क्या करना था, रिडक्शन वाले में क्या करना था, H+ को H2 बना दो, OH- को आईडी छोड़ दो। यदि रिड्यूस हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक होते जाएगा, 2OH- बना, ऑक्सीडाइज हो गया तो सॉल्यूशन एसिडिक होते जाएगा क्योंकि H+ बनते जा रहा है। अब इसका वैल्यू कितना था, इसका E0 H2O से O2, ओपी आया था, अभी कितना आया था, प्रीवियस पेज पे मैंने लिखा था, है ना, -1.23 वोल्ट। या रिडक्शन लिखना रहता तो क्या होता, आरपी 1.23 वोल्ट। अब बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, हाइयर ओपी, राइट। H2O शुड बी ऑक्सीडाइज, हाइयर ओपी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होता है, हाइयर ओपी का ऑक्सीडेशन, है ना। हाइयर ओपी मतलब लोअर ओपी, लोअर आरपी, जिसका लोअर आरपी हो गया उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल वाले का रिडक्शन होगा, और हाइयर लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ये हुआ ना, तो एनोड पे जाओगे तो लोअर आरपी किसका है, कम वैल्यू कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, तो वही ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कई बार आता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा ओवर वोल्टेज का। क्या हो जाता है कि फिजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये सबको क्लियर है कि वाटर ऑक्सीडाइज होगा, वाटर का आरपी कम है तो ऑक्सीडाइज होगा। ये ओपी के टर्म में देखोगे तो किसका ओपी ज्यादा है, माइनस में है ना, तो माइनस में -1.23 इज ग्रेटर ना। हाँ, तो H2O शुड बी ऑक्सीडाइज, फिर भी Cl2 ऑक्सीडाइज होता है, H2O नहीं होता है, क्यों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ और कई बार आईआईटी का आया हुआ है कि ओपी तो Cl- का ज्यादा है, तो Cl- शुड बी ऑक्सीडाइज बट इट इज वाटर विच इज ऑक्सीडाइज। तो इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस इज ओवर पोटेंशियल। इसका कैसे करेंगे,
मतलब एनोड पे क्या हो गया, बाहर तो Cl2 ही गया, और कैथोड पे क्या हो गया था, H+ और वाटर था, तो H2 ही बाहर गया, यही हुआ ना। अब ये क्या हो गया, Cl2 is oxidized, Cl- is oxidized due to over potential concept। ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना, ओवर पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट। अब ये क्या होता है, H2O से, जो H2O को ऑक्सीडाइज करोगे तो O2 बनेगा, H2O से O2 फॉर्मेशन इज काइनेटिकली स्लो, काइनेटिकली स्लो होगा, बट थर्मोडायनेमिकली फास्ट ही होगा, फिजिबिलिटी तो इसी की ज्यादा थी, बट काइनेटिकली स्लो हो जाता है। तो दो प्रोसेस ले लो, एक प्रोसेस ऐसे जा रहा है और एक हो गया काइनेटिकली स्लो बट उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस 1 और 2? H2O से O2 बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, हायर टेंडेंसी है, 2 होना चाहिए, बट ये होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल और ये हो गया काइनेटिकली कंट्रोल। दो था, काइनेटिकली कंट्रोल और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि मान लो कि तुम्हें जाना है किसी एनआईटीज में और आईआईटीज में, तो आईआईटी में जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, बट पढ़ना भी तो उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो क्या मैक्सिमम लोग आईआईटी क्लियर करेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए? नहीं, मैक्सिमम लोग किसको क्लियर करेंगे, एनआईटीज को। क्यों? उसके लिए बैरियर छोटा है, कंसेप्ट बहुत कम समझना है, हो जाता है, थोड़ा बहुत भी मालूम रहे, एनसीईआरटी भी सही से मालूम रहता है, एनआईटीज पहुंच जाता है आदमी, ये ऐसे है ना। इसका क्या होगा, हाइट छोटा है तो तुम आराम से, बहुत लोग ये बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, तो बहुत ज्यादा लोग एनआईटीज में पास करके जाएंगे, वो भी तो स्टेबिलिटी ही दे रहा है ना, थोड़ा कम स्टेबल कर रहा है। और आईटी के लिए क्या चाहिए, कंसेप्ट हायर चाहिए, मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी यदि ज्यादा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, हीट दिया हुआ है, हीट दे दोगे तो कौन सा आएगा, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही बनेगा, मतलब सजग प्रोडक्ट ही बनने वाला है। यदि हाई टेम्परेचर दे दो तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है हम लोग को। जैसे CH3Cl ही ले लो और AlCl3 दे दो, यहाँ पहले क्या बनेगा, एक मिथाइल आ गया। अब दूसरा मिथाइल कहां से आएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। बट इसी को हम लोग CH3Cl और AlCl3 देके हीट कर दे, तब तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट वही बनाओगे ना, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, ऐसे आएगा। मेसिटाइलिन, समझ में आ गया, मतलब हाई टेम्परेचर दोगे तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब हीट दे दो तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई चली गई, इधर चला गया हाई, तो जो बड़ा बैरियर है उसी को क्रॉस करेगा जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, उसको क्रॉस करेगा जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही हो। और एनर्जी ज्यादा नहीं है तो सब क्या करेंगे, छोटे बैरियर को क्रॉस करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, काइनेटिकली कंट्रोल क्या था, आज थोड़ा और क्लियर हो गया होगा क्योंकि रिपीट हो गया। केसी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और टीसी मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट दिया रहता है, इसलिए हम लोग स्टेबल एल्कीन बनाते हैं, जो एल्कीन स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट होता है। तो H2O से O2, ये पहला वाला कौन सा हो गया, इसको केसी और टीसी को हटा दें, तो ये जो प्रोसेस होगा H2O से O2 इज काइनेटिकली स्लो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा है, ये इधर होगा, है ना। और Cl- से Cl2 वाला कौन सा होगा, वो छोटा बैरियर वाला होगा, ये हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये काइनेटिकली स्लो है, तो काइनेटिक्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज बढ़ा दो, ओवर पोटेंशियल।
वोल्टेज यदि ज्यादा हाई कर दोगे तब कौन सा अट्रैक्ट होगा, तो ज्यादा स्टेबल जो हो रहा था तब H2O ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और O2 गैस में बनेगा फिर। इसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा होगा, देखो पॉइंट्स। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन दोगे, हाँ पहले ये क्लियर हुआ फिर जाएंगे पॉइंट्स में। ये क्लियर है इतना जितना बताया मैंने। यस और नो? एक आंसर आया अभी तक, रितेश ने केवल बोला यस। और क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट उलझा हुआ है, सोच लो। हाँ, काइनेटिकली कंट्रोल मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, तो मान लो कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा था, बैरियर छोटा होगा उसका, तो सब उसी को क्रॉस करते हैं। तो तुम जनरल रिएक्शन में क्या करते हो, रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट एलिमिनेशन में क्या होता है, रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाँ, ओवर वोल्टेज, वोल्टेज हाई कर दोगे तो हमेशा वाटर बाय तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइज होगा, क्योंकि काइनेटिकली स्लो है, उसको फास्ट बना दिया तब तो हो गया, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे जितने ऑर्गेनिक रिएक्शन है सब में तुम ये कर दोगे तो भूल जाओ ओरिएंटेशन, हमेशा ये 135 पोजीशन पे आएगा सब। क्यों, उस पर रिपल्सन कम है, प्रोडक्ट स्टेबल है, CH3Cl वाला। तो वो ओरिएंटेशन ऑर्थो डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग की पैरा डायरेक्टिंग, वो मतलब ही नहीं है, लगातार 135 पे आएगा सब, क्योंकि ज्यादा स्टेबल पड़ेगा वो। तो टेम्परेचर कम करें या वोल्टेज कम रखो तो काइनेटिक वाला प्रोडक्ट होगा। ओके, पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ देखो। पहला दिया हुआ है कि when we electrolyze concentrated solution of Cl माइनस, अब कंसंट्रेटेड ले लोगे तो वाटर तो है ही नहीं, तो रेस में तो केवल Cl माइनस ही है, तब तो Cl2 ही बनेगा ना। दूसरा, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लोगे तब क्या होगा, डाइल्यूट मतलब वाटर ही वाटर ले लो, तब तो Cl माइनस है ही नहीं, तब तो वाटर ही जाएगा ना। मतलब HCl में Cl माइनस HCl कंसंट्रेटेड ले लिया तो Cl2 बन गया, और डाइल्यूट ले लोगे तब तो वाटर ही है, वही बाहर जाएगा। बट 1 मोलर पे क्या होगा, 1 मोलर का जब आइडियल कंडीशन होगा तो Cl2 बाहर जाएगा, बट ओवर वोल्टेज दे दो तो O2 देना, O2 बाहर जाना स्टार्ट करेगा। ये कंसेप्ट पूछता है कि मतलब बहुत बार आते रहता है, हमेशा आते रहता है कि Cl माइनस से Cl2 और OH माइनस H2O से O2, क्यों नहीं H2O से O2 बनता है जबकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों, ये काइनेटिकली बहुत स्लो है, काइनेटिकली स्लो है, सो ओवर पोटेंशियल रिक्वायर्ड, ये दो वर्ड याद रहेगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है देखो नोट्स में, एज पर काइनेटिक्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। तो इसको क्या चाहिए, हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कैसे सप्लाई होता है, उसको कहां से इतना एनर्जी देंगे, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट दे देते हो बस, वो उसको वोल्टेज में एनर्जी मिल जाती है। दिस एडिशनल वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज कितना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द मेटल सरफेस एंड नेचर ऑफ गैस, कैसा मेटल का सरफेस है, कौन सा गैस है, ये सब की जरूरत नहीं है। जैसे दो डेटा दिया हुआ बट ये सब कभी नहीं आया हुआ। एट प्लैटिनम सरफेस कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, एक्स का वैल्यू 0.25 वोल्ट है, और स्मूथ प्लैटिनम सरफेस पे एक्स का वैल्यू 0.45 है। मतलब ये ओवर वोल्टेज भी डिपेंड होगा कि कैसा मेटल था जहां से ऑक्सीडाइज होगा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रहना चाहिए कि Cl माइनस से Cl2 ही क्यों बना। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट HCl में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन।
डाइल्यूट मतलब 1 मोलर की बात नहीं कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, HCl का जो कंसंट्रेशन हो गया लेस देन 1 मोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब डाइल्यूट 1 मोलर पे तो ये Cl माइनस ही जा रहा था। तब क्या होगा, Cl माइनस से Cl2, Cl माइनस से Cl2 बनने की टेंडेंसी कम होगी, Cl माइनस है ही नहीं, बहुत कम है, तो वाटर से ही O2 बनेगा ना। हाँ, तो H2SO2 बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ये टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों ऐसा हो गया, इसको नस्ट इक्वेशन से समझ सकते हैं। 2Cl माइनस गिव्स आउट Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, ई नॉट Cl माइनस से Cl2 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई Cl माइनस का स्क्वायर, ऐसे होगा ना। हाँ, तो जब Cl माइनस का कंसंट्रेशन कम हो गया तो 1 बाई Cl माइनस क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर हो गया, तो EOP क्या हो गया, डिक्रीजेस ना। HCl माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। सोचता Cl माइनस कम करोगे तो 1 बाई Cl माइनस क्या होगा, 1 बाई Cl माइनस का स्क्वायर इंक्रीज हो गया, बट ये माइनस में तो ओवरऑल डिक्रीज हो गया। ये तो डायरेक्टली चैटेलियस से भी बता दे रहे हो ना कि Cl माइनस कम है तो Cl2 जाने की टेंडेंसी कम होगी, ओपी ही डिक्रीज हो जाता है इसका। तो अब इसका ओपी जो होगा माइनस 1 पॉइंट, ये जितना भी आया था 1.36 था ना, उससे कम रहेगा। और Cl माइनस को इंक्रीज कर दिया तुमने, तब क्या होगा, उल्टा होगा। Cl माइनस इंक्रीज कर दो, अब Cl माइनस से Cl माइनस है तो वही ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ओपी बढ़ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसीलिए जब कंसंट्रेटेड लोगे, कॉन्क HCl ले लोगे, कॉन्क HCl तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस गिव्स आउट Cl2 ऐसे। और डाइल्यूट HCl की ओर चले गए तो उल्टा पड़ जाएगा, तब क्या होगा, H2O से O2 बनना स्टार्ट होगा। 1 मोलर HCl ले लिया तो क्या हुआ था, अभी यही 3 पॉइंट था ना, 1 मोलर पे भी Cl माइनस का Cl2 ऐसे। और इसको ओवर पोटेंशियल दे दे तो 1 मोलर ही रखो, पोटेंशियल हाई कर दो तो फिर से H2O से O2। हाँ, सोच लो इतना क्लियर हुआ। वो क्वांटिटी ऐड हो रही है, कौन सा, EOP कैसे कम हुआ ये बोल रहे हो क्या अनुराग। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्लियर हो गया सबको, नो डाउट ना, नो डाउट। नेक्स्ट में कौन सा दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्क NaCl सॉल्यूशन। ओवर पोटेंशियल कभी भी तुम दोगे तो H2O से O2 बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। यदि वोल्टेज ज्यादा दे दो, जैसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसा होगा, तो वो टू ही बाहर आएगा, फिर Cl माइनस को नहीं आने देगा वो, क्योंकि H2O से O2 बनने की टेंडेंसी ज्यादा थी ना, वो काइनेटिकली बस स्लो पड़ रहा है। हर कंडीशन में जो भी रहे, ओवर पोटेंशियल मतलब O2 बन जाता है। ओके, कॉन्क NaCl दे दिया जाता क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaCl रहेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaCl पे हाँ, तो ये Cl2 बनेगा अब, और ये Na प्लस Na बनने की टेंडेंसी नहीं आएगी, यहाँ तो वाटर ही जाएगा। Na प्लस से Na प्लस मतलब जो ग्रुप 1 वाले हैं ना, उधर वाले, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं आएगी कि इलेक्ट्रॉन ले वो। इसीलिए याद रखो, सोडियम प्रिपेयर करना है तो मोल्टेन NaCl से करेंगे, एक्वस से कभी नहीं करेंगे।
एक्वस में मतलब बहुत लार्ज डिफरेंस है Na+ का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने और वाटर का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में। तो कितना भी कॉन्क NaCl करो, हाइड्रोजन गैस ही बाहर आएगा। थोड़ा भी वाटर है तो वाटर ही बाहर आएगा, बट Cl- से Cl2 जाएगा। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ? हाँ, तो इसका NaCl से करोगे तो ये H2 आ गया। तो H2O तुम्हारा H2 में जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा ना। H2O जब हाइड्रोजन कैप्चर करके H2 बन गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ O2 गैस बाहर ना, या 2 मोल ले लोगे या नहीं? H+ और OH- लेना था, तो 2H+ का क्या हो जाएगा? 2H-, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? 2H-। ऐसे होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो सॉल्यूशन बेसिक होते जाएगा। H2O से H2 कभी भी जाए तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और यहाँ पे क्या हो गया? Cl- का Cl2 ही गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? 2NaCl + 2H2O गिव्स आउट व्हाट? यहाँ Cl2 बाहर गया, यहाँ H2 गैस बाहर गया, और 2NaOH बाहर आ गया। तो ये बेसिक सॉल्यूशन बन गया। तो ये प्रिपरेशन ऑफ NaOH हो, किसी को याद होगा एस ब्लॉक। तो NaOH को प्रिपेयर करना है तो कुछ भी नहीं किया था उसने, वाटर में NaCl डाल दिया था, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया था। वाटर में NaCl कॉमन सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो NaOH बन गया। यही प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा था। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडा फॉर सोडियम, NaOH, और कॉस्टिक पोटास मतलब पोटास फॉर पोटेशियम, KOH। तो वही था कॉस्टिक सोडा। कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हो गया 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें बताओ कैथोड पे क्या आ जाएगा, एनोड पे क्या आ जाएगा? यहाँ H+ है और वाटर है, और यहाँ सल्फेट है और वाटर है। H+H2 बन के आएगा कि H2O से H2 बनेगा? सल्फेट होता तो H2O, और H2O जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा O2। कौन सा फिजिबल है? हाँ, H+ से H2O ज्यादा था, 0 है, और H2O से H2 का कम है वैल्यू, -0.83। तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन होगा, इधर नहीं होगा, मतलब H+ से H2। हाँ, H+ से H2, राइट। और इधर नहीं। अब थोड़ा इसके लिए वैल्यू देखना पड़ेगा तुम्हें। सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना इतना डिफिकल्ट है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना पड़ता है। सल्फेट वाले का एक वैल्यू दिया होगा, वो नोट्स में भी दिया हुआ, देखो। 2 सल्फेट से H2O दिया तो EOP दिया हुआ -2 वोल्ट, है ना? -2 तो नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होता है वैल्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 ले लो। इसका EOP जो हो गया, SO4 2- से H2O8 2-, ये होता है -2 वोल्ट। और H2O से O2, ये कितना था? -1.36 वोल्ट। ये दो डेटा गिवन है नोट्स में। अब बताओ किसका ओपी ज्यादा है? ये ऑक्सीडेशन मैंने लिखा है, जिसका ओपी ग्रेटर होगा ऑक्सीडाइज होगा।
ओके SO4 सल्फेट से H2O2 मान लोगे तो -2 और ये -1.36 है, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, H2SO2 ना, माइनस में वैल्यू 2 और 1.36 मत देखो, और माइनस में है तो -2 छोटा होता है ना, तो ये नहीं होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो सल्फेट नहीं जाएगा, तो हमेशा H2O ही जाएगा। तो यहाँ से एक रूल बना दो, कभी भी सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट रहे तो वाटर ही बाहर जाएगा, मतलब कभी भी सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट रहे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा, वाटर ही ऑक्सीडाइज होकर O2 जाएगा, तो वाटर O2 गया तो H+ बनते जाएगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा ना। हाँ, तो ओवरऑल क्या हो गया, कैथोड पे H2 बाहर आ गया, एनोड पे O2 बाहर आ गया, बट वहां भी H+ गया तो फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ये क्लियर हो गया, क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर H2SO4 यहाँ पे दिया है, गिवन है डेटा, एनोड पे O2 कैथोड पे H2, यही है ना। और इस पे एक इंपॉर्टेंट सम आता है, यदि 50% H2SO4 ले लोगे, 50% मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तब दोनों जाएगा, तब सल्फेट भी H2O8 माइनस जाएगा और H2SO2 भी जाएगा। 50% H2SO4 ले लिया जाए तब दोनों जाना स्टार्ट करता है, कुछ तो सल्फेट से H2O2 माइनस और कुछ H2SO2 जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में H+ से H2 ही जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये जाएगा। तो मान लो ये 5 फैराडे पास किया तो 5 इक्विवेलेंट इधर यूज हुआ, तो 5 इक्विवेलेंट इधर भी जाएगा ना, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट ऐड करके 5 आएगा, कुछ इसका ऑक्सीडेशन किस इसका ऑक्सीडेशन, तो दोनों का ऐड कर दोगे तो ओवरऑल इसके इक्विवेलेंट के बराबर पहुंचेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस कितना होगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। मतलब मान लो एनोड पे कुछ 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 10 का इक्विवेलेंट ऐड करके कैथोड के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा, कैथोड पे भी मान लो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैथोड पे चारों प्रोडक्ट का जो इक्विवेलेंट होगा वो ऐड कर दो, विल बी इक्वल टू एनोड पे जो 10 प्रोडक्ट बने उनका इक्विवेलेंट ऐड कर दो, ओवरऑल इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए क्योंकि चार्ज सेम पास किया गया। ये क्लियर हुआ। ओके तो व्हाट व्हाट अबाउट कार्बोनेट्स, कार्बोनेट का यूजुअली देता नहीं क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन भी नहीं होगा तुम्हारे टेबल में, देखो कार्बोनेट, और गिवन भी नहीं है कि कार्बोनेट का रिडक्शन कुछ करके होगा। तो CO3 2 माइनस का प्रॉब्लम क्या होगा कि वहां पर CO2 निकल जा रहा होगा, कार्बोनेट से हीट करोगे तो क्या होगा, जैसे ही करोगे वोलेटाइल कंपोनेंट CO2 और इलेक्ट्रॉन आ जा रहा होता है, वो कम्प्लेक्स होगा, तो फिर उसका नहीं पूछता वो, ये 3 का पूछता है फिर। ओके इक्विवेलेंट, ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे, ये जो न्यूमेरिकल टाइप हो गया। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्या बन गया, इसका H2 और इसका O2, हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब मोल्टेन जैसा ही हो गया, मोल्टेन हो गया तब तो सल्फेट ही जाएगा H2O2 माइनस, यही होगा ना। और 50% H2SO4 तब तो ये H2 होगा और यहाँ पे दोनों आएंगे H2O8 माइनस और O2, और जब दोनों जाएंगे तो ये दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O8 माइनस प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2। ओके
नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोलोड। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। CuSO4 कॉपर इलेक्ट्रोड या AgNO3 सिल्वर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे एक और कॉपर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एक पार्टिसिपेशन बढ़ गया तुम्हारा। तो हो क्या गया, कैथोड पे जाओगे तो रिडक्शन तो दो ही वाला था, कौन सा, या तो सल्फेट है या फिर वाटर है। तो किसका होगा ये तो बता दिया कि H2O से ही O2 बनाना, सल्फेट का नहीं करेंगे हम।